कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल कम्युनिकेशन की पीवाईक्यू सीरीज़ में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर 2004 से लेकर के 2025 तक के जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं कम्युनिकेशन की यूनिट में, वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम अराउंड 180 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं कम्युनिकेशन की यूनिट में। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम यहाँ पर इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और जो हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये 3 यूनिट और यानी कि 4 यूनिट्स कम्युनिकेशन को मिला करके 4 यूनिट्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2025 तक के 2004 से, वो सारे के सारे हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोज़ ना देखी हो तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, चैनल के पेज पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Pitch of the teacher's voice in the classroom is described as linguistic, paralinguistic, non-linguistic and microlinguistic। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है पैरालिंग्विस्टिक। इस तरीके का एक क्वेश्चन और आया था प्रीवियस ईयर में, तो हमने पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग देख लेना। तो जो पिच होती हैं या एक्सप्रेशन होता है, या बहुत ज़्यादा हम अगर किसी चीज़ को प्रेस करते हैं या बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं किसी वर्ड के ऊपर अपनी वॉइस के थ्रू, तो उस तरीके की लैंग्वेज जो होती है, उस वैसा जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन या पैरालिंग्विस्टिक फीचर। तो आप इस चीज़ को देख लेना अच्छे से, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिटोरिकल टेक्निक फॉर स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखिए आपने सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिटोरिकल टेक्निक्स क्या होती हैं, तभी आप ये बता पाएंगे कि ये जो कम्युनिकेशन को कैसे स्ट्रक्चर करता है क्लासरूम कम्युनिकेशन को ये टेक्निक। तो जो रिटोरिकल टेक्निक्स होती हैं यूजुअली वो दे आर स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय ए टीचर टू स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज या कह लें टू इन्हेंस क्लासरूम कम्युनिकेशन सो दैट मैसेज है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो और मीनिंगफुल हो। तो अब आप देखिए कि किन किन चीज़ों से जो मैसेज है टीचर जो दे रहा होता है क्लास में वो मीनिंगफुल हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपका रिलेटिंग द डेज टॉपिक टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। ठीक है कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हो जो भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो। प्रोवाइडिंग स्केटर्ड इन्फॉर्मेशन टू द टारगेटेड ऑडियंस। देखिए अब अगर आपका ए सही हो गया है तो आप वो वाले ऑप्शंस रखें जिसमें ये है, बाकी रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए दो ऑप्शन ऐसे ही रिमूव हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोवाइडिंग स्केटर्ड इन्फॉर्मेशन टू द टारगेट ऑडियंस। तो देखिए स्केटर्ड का मतलब होता है बिखरी हुई, इधर उधर। तो आप जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन दें तो एक पूरा प्रॉपर लॉजिकल फ्लो में हो, तो जो भी टारगेटेड ऑडियंस रहती है या क्लास के स्टूडेंट रहते हैं वो अच्छे से समझ पाते हैं। बट अगर आप स्केटर्ड इन्फॉर्मेशन देंगे तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, तभी आपकी वो रिटोरिकल टेक्निक होगी जब आप जो है बढ़िया लॉजिकल फ्लो होगा आपकी इन्फॉर्मेशन में जो भी आप पढ़ा रहे हो। तो आप बी जिसमें है वो रिमूव कर दीजिए। तो ऑप्शन ए में बी दिया हुआ है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस पढ़ने से ही आपका क्वेश्चन बन गया। बाकी आप देख लीजिए सी एंड ई होगा कि नहीं होगा। स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, ठीक है, वेरी करेक्ट होना चाहिए। और फिर एडवाइसिंग द यूज़ ऑफ आर्टिफैक्ट, अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ आर्टिफैक्ट। अवॉइड नहीं करना चाहिए। आर्टिफैक्ट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास जो भी टीचिंग एड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास राइटिंग बोर्ड है, डिस्प्ले है, या कोई भी प्रोजेक्टर वगैरह है और कुछ इस तरीके की चीज़ें, तो जो भी टीचिंग एड्स हैं उसको आपने यूज़ करना है, अवॉइड नहीं करना है। तो डी इस वजह से रिमूव हो जाएगा। और जो ऑप्शन ई है आपका यूजिंग मीडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ रिसेप्शन ऑफ मैसेजेस, ठीक है, तो करेक्ट है। ऑप्टिंग फॉर वन वे कम्युनिकेशन। देखिए वन वे कम्युनिकेशन ना हो तो अच्छा होता है, कभी हमेशा जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो टू वे होना चाहिए, तो उससे आपका जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो मोर इफेक्टिव होता है। तो इस तरीके से आपका ए सी एंड ई करेक्ट है। और आपने देखा कि किस तरीके से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके क्वेश्चन अपना बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो एक्सप्रेशंस एज पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर निगेटिव, पॉजिटिव, मैनिपुलेटिव या फ्लीटिंग। तो देखिए इसका जो गाइस राइट आंसर है वो है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग क्यों होगा? क्योंकि जो माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बड़े ब्रीफ से होते हैं, बड़े कम टाइम के लिए होते हैं, या कह सकते हैं इन वॉलेंटरीली जो वाले जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो होते हैं बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं। एंड दे रिवील जेन्यून इमोशंस सच एज सरप्राइज, फियर, हैप्पीनेस या कन्फ्यूजन। और कई बार ये सडनली अपीयर होते हैं और फिर बड़े क्विकली डिसअपीयर भी हो जाते हैं। तो दे प्रोवाइड इंस्टेंट feedback about students understanding and emotions, so they are not sustained like
नॉर्मल एक्सप्रेशन, तो इस वजह से ये फ्लीटिंग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन ट्रांसफॉर्म एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक मार्केटिंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो इसका गाइस राइट आंसर जो होगा वो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को अगर अफेक्ट करता है तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स, अपॉर्चुनिस्टिक मीनिंग, सरफेशियल मीनिंग, नॉइज लेवल मीनिंग या नॉन कोडेड मीनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो है सरफेशियल मीनिंग। देखिए सरफेशियल मीनिंग का क्या मतलब होता है, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है इट प्राइमरीली ऑपरेट्स एट सरफेशियल या सरफेस मीनिंग लेवल, जो हमें बताता है कि एक्सप्लिसिट हो, डायरेक्ट हो या लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड जैसे कि टीचर यूज़ करता है, या ऐसा कंटेंट दैट इज क्लियरली स्टेटेड एंड इजीली अंडरस्टूड बाय लर्नर्स। तो इट फोकसेस ऑन इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन कह सकते हैं। इन मोस्ट क्लासरूम सिचुएशंस टीचर एम फॉर क्लैरिटी एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि अचीव किया जाता है थ्रू सरफेस लेवल मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, कंडीशंस, फीडबैक या लीनियरिटी ऑफ मैसेज। तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है क्लासरूम कम्युनिकेशन में वो क्या है ये बताना है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है क्लासरूम कम्युनिकेशन में वो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का होगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंडीशंस, फीडबैक या लीनियरिटी ऑफ मैसेज। तो इसमें फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है ये हमें बताता है कि प्रायर नॉलेज, बैकग्राउंड, कल्चर, वो सब या एक्सपीरियंस जितने भी रहे हैं टीचर और लर्नर के या टीचर और स्टूडेंट्स के वो क्या रहे हैं। तो डिग्री ऑफ ओवरलैप बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर्स एक्सपीरियंसेस मैटर्स मोस्ट। तो जो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन हो तभी अकर होता है जब देर इज ए शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मैसेजेस आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू लर्नर्स कग्निटिव एंड सोशल बैकग्राउंड। कग्निटिव मतलब सोचने समझने की जो सलाहियत होती है स्टूडेंट्स की या लर्नर्स की, और जो इवन टीचर की भी, और उनके सोशल बैकग्राउंड कैसे रहे हैं, कैसी उनकी लाइफ रही है, या किस तरीके की जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन रीजन वाला है। तो देखते हैं असर्शन हमारा क्या है। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नॉट नेसेसरीली द फर्स्ट स्टेप इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लियर definitions of objectives make students understand the topic well. तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटेड टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। तो देखिए जो क्लियर डेफिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक विल, ये तो एकदम करेक्ट है, बट ये जो आपका असर्शन दिया हुआ है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नॉट नेसेसरीली द फर्स्ट स्टेप इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। इट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव की डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके क्या आउटकम होंगे, तो उतना जो है आपका इफेक्टिव नहीं हो पाएगा क्लासरूम कम्युनिकेशन, ना ही डिस्कशन सक्सेसफुल होने के चांसेस रहेंगे। तो आप क्लियरली डिफाइन कर दें ऑब्जेक्टिव्स, जैसे यहाँ पर ना क्लियर डेफिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक विल। तो इसका जो आपका असर्शन है वो रॉन्ग है और जो रीज़न है वो करेक्ट है। तो असर्शन रॉन्ग है, तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन डी है 187 का वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लीनियर model of communication the expected result is psychological disruptions, removal of physical noise, high level obstruction या semantic accuracy। तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है वो सिमेंटिक एक्यूरेसी होता है। तो ये सिमेंटिक एक्यूरेसी क्यों होता है इसको आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें एक चीज़ है बस कि जैसे इसमें हम कहते हैं ना कि जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो एक तरीके से कई सारे मॉडल्स दिए हुए हैं। तो ये जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है शैनन वीवर या लेस्बिल के जो मॉडल्स हैं उससे मिलता जुलता मॉडल होता है कुछ, जिसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो वन वे हो रहा होता है, जिसमें एक सेंडर होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है और रिसीवर होता है। जैसे यहाँ पे सेंडर रहेगा, फिर उसके बाद आपका जो मैसेज रहेगा, सेंडर के बाद मैसेज के बाद आपका चैनल रहेगा और चैनल के बाद आपका रिसीवर रहेगा। तो इसमें जो प्राइमरी जो एक्सपेक्टेशन होती है इस मॉडल में, तो ये बस इतना ही होता है कि मीनिंग जो भी है जो सेंडर को दी जा रही है वो रिसीवर सेंडर के थ्रू दी जा रही है वो रिसीवर को अच्छी और एक्यूरेटली पहुंच जाए। एंड बेसिकली इट एम्फेसिस ऑन क्लैरिटी ऑफ मैसेज एंड करेक्ट इंटरप्रिटेशन। और फीडबैक इसमें
बड़ा मिनिमल होता है, या एक तरह से कह लें कि एब्सेंट होता है। तो जो डिज़ायर्ड आउटकम यही होता है कि सिमेंटिक एक्यूरेसी हो। सिमेंटिक एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेट मीनिंग ट्रांसफ़र हो, जो टीचर कहना चाह रहा है वो स्टूडेंट या लर्नर तक पहुँच जाए। फिर लर्नर कम्युनिकेशन हैज़ रिलेटिवली हाई पोटेंशियल ऑफ चैलेंजिंग। तो लर्नर कम्युनिकेशन जो है हैज़ रिलेटिवली हाई पोटेंशियल ऑफ चैलेंजिंग किस चीज़ में? टीचिंग एज ए प्रोफेशन में, या इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़ में, या मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन में, या लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड में होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो लर्नर कम्युनिकेशन होता है टिपिकली वो ज़्यादातर क्या रहता है, इंटरेक्टिव और एक्सप्रेसिव होता है, क्वेश्चनिंग होती है उसमें, रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये बेस्ड होते हैं लर्नर्स के एक्सपीरियंसेस पे, वैल्यूज़ पे। बिकॉज ऑफ दिस जो लर्नर होता है कम्युनिकेशन हैज़ हाई पोटेंशियल टू चैलेंज क्या क्या, उसके जो इस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स हैं, डीप रूटेड जितने भी एजम्पशंस हैं, जो पहले से सोच के बैठा हुआ होता है कि लाइफ ऐसी होती है वैसी होती है, लोग ऐसे होते हैं, सोसाइटी ऐसे वर्क करती है, या कह लें कि लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड्स ऑफ टीचर्स, पीयर्स, इवन जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो होती हैं। तो जो लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड्स होती है वो रिलेटिवली हाई पोटेंशियल ऑफ चैलेंजिंग रहती है। तो दिस इज़ स्पेशली ट्रू इन कह सकते हैं कि डायलॉजिक या पार्टिसिपेटरी क्लासरूम्स में, जहाँ पर लर्नर एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, निगोशिएट करती हैं मीनिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन? ओवर एम्फेसिस ऑन सर्टेन वर्ड्स, use of gobbledygook, proper employment of redundancy, immediacy of feedback, non-verbal cues, sidelining students, criticism। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी चीज़ें इसमें क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया हैं। तो इसमें देखिए सिंपल, आपको बस यही करना है कि आपको एलिमिनेट करते हुए क्वेश्चंस को चलना है, ऑप्शंस को चलना है, एलिमिनेशन टेक्निक से आप इसको बना लेंगे। तो देखते जाइए इसके कौन कौन से ऑप्शन हैं। ओवर इम्फेसिस ऑन सर्टेन वर्ड्स, तो देखिए अब कभी भी ज़्यादा हमें कुछ एक पार्टिकुलर वर्ड्स पे ज़्यादा एक्सेसिव एम्फेसिस नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो दे कैन डिस्टोर्ट मीनिंग एंड कंफ्यूज लर्नर्स। तो ये आपका ऑप्शन ए जिसमें जिसमें है आप वो रिमूव कर दीजिए। देखिए ऑप्शन ए आपका ये चला जाएगा। और फिर है यूज़ ऑफ गोबल डी गुक, इसका क्या मतलब होता है? ये है नॉट एसेंशियल कह सकते हैं, जॉर्गन हेवी या अनक्लियर लैंग्वेज यूज़ करना, या ऐसी चीज़ें यूज़ करना जो अंडरस्टैंडिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करें, रोकें। तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए ए एंड बी हटा दीजिए, तो आपका ये ऑप्शन बन जाएगा। अभी भी सी एंड डी में कन्फ्यूजन रह गया, तो देखते हैं प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिडेंडेंसी। प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिडेंडेंसी का मतलब क्या है कि रिपीटेशन ऑफ की आइडियाज़ जो होते हैं, जो जो की आइडियाज़ होते हैं, जो की एलिमेंट्स होते हैं, उनको आप रिपीट कर सकते हैं, और कायदे से अच्छे से आप उसको बताएं, एक्सप्लेन करें। तो ये चीज़ होनी चाहिए उसमें। इमीडिएसी ऑफ फीडबैक, इमीडिएसी ऑफ फीडबैक ये कि आप फ़ौरन मतलब कोई चीज़ पढ़ाने के बाद आप उससे फीडबैक लेने की कोशिश करें कि आप जो डिलीवर करना चाह रहे थे वो डिलीवर हो गया है या नहीं हो गया। और जो नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। सी डी ई, इस तरीके से आपका जो सी डी और ई है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी में। ना तो जो है इसमें ये डी वो है, सी नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन डी कट जाएगा। और इफ आप देख लीजिए साइड लाइनिंग स्टूडेंट्स क्रिटिसिज्म, तो स्टूडेंट्स के जो क्रिटिसिज्म को है वो साइड लाइन नहीं करना चाहिए। कह सकते हैं ना, इग्नोरिंग क्रिटिसिज्म रिड्यूसेस ओपननेस, और इफेक्टिव डायलॉग जो होता है वो उससे हो नहीं पाता है। तो इस तरीके से आपका जो एफ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन बस यही है, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिडंडेंसी, इमीडिएसी ऑफ फीडबैक एंड नॉन वर्बल क्यूज। तो थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ ना देखी हो तो प्ले लिस्ट से जाकर के देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।